एम आई ऑडिबल? सब लोग कैसे हो? तो हम लोग हमारा 8वां इकाई है ना, पौधों के भाग एवं उनके कार्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी बातें, यानी हमने अब पिछले क्लास में पत्ती के बारे में पढ़ा है ना, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है, श्वसन प्रक्रिया होता है। ये सारी बातें जो है हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा। तो मेरे बच्चों, हमें आज हमारी इकाई शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। आप सबको कहानी पसंद है? बताइए। ओके, सभी को पसंद है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे बच्चों, ये बताओ, ये कौन है? आपको पता है ये कौन है? ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी है। तो इन्हीं के जीवन के एक कहानी से आज हम हमारी कक्षा शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें बताया कि हमारे जीवन में कितने भी चुनौतियां आए, उन सब चुनौतियों का सामना हमें कैसा करना चाहिए? हमें हंसता हुआ करना चाहिए। एक बार की बात है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे। उनके हाथ में कुछ भोजन सामग्री था। तभी क्या हुआ, उन्हें बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। और बंदरों को देख के वे डर गए। वे क्या करने लग पड़े? वे दौड़ने लग पड़े। जैसे ही हम किसी को देखते हैं, हम डर जाते हैं, हम क्या करते हैं? दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो विवेकानंद जी भी इसी तरह से दौड़ने लगे। तो बंदर उनके हाथ की जो खाने की वस्तु थे उनके पीछा कर रहे थे। जब वो दौड़ रहे थे, तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे, है ना, एक बूढ़े से आदमी बैठे हुए थे। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि आप दौड़ क्यों रहे हो? डरो मत, भागो मत। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया? उनकी बात सुन के वहां रुक गए। उस बुजुर्ग ने कहा, डरो मत, सामना करो। वे वहां पे रुक गए और वो पीछे मुड़े। जैसे ही वे वहां पे रुके और पीछे मुड़े, ये देखते ही बंदरों ने क्या किया? वे भी वहां रुक गए। और स्वामी विवेकानंद जी जैसे ही उन बंदरों की तरफ आने लगे, सारे बंदर डर के भागने लग पड़े, है ना। तो उन्हें जो है बहुत आश्चर्य हुआ कि जब मैं दौड़ रहा था तो ये मेरा पीछा कर रहे थे, है ना। जब मैं वहां पे रुक गया तो क्या हो गया? वे बंदर भी डर के वहां पे रुक गए और बंदर जो है वापस दौड़ने लग पड़े। तो ये देख के उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने जीवन का एक सीख लिया कि कभी भी हमें किसी भी मुसीबत से डरकर भागना नहीं चाहिए, है ना। हमें क्या करना चाहिए? उसका सामना करना चाहिए। अगर कोई भी मुसीबत या कोई भी चीज आपको सफल बनाने के लिए रोक रहा है, आपके रास्ते में विघ्न बाधाएं डाल रहा है, आपको आपके मंजिल तक पहुंचने नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? उससे डरकर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, बल्कि उस मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा है? उठो जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। तो बच्चों, हम सबको क्या करना चाहिए? हमारे लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें जो है मेहनत करनी चाहिए, है ना। और स्वामी विवेकानंद जी की तरह हमें भी अपने लक्ष्य के पहुंचने से पहले क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ओके, तो मेरे सारे बच्चों को ये कहानी पसंद आया? ये हमारी जो है सच्ची जीवन की कहानी है, जो हमें बहुत प्रेरणा देती है कि हमें जीवन में हर हाल में सफल होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे पाठ की तरफ बढ़ते हैं, है ना। कि हम लोग जो है आज किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? आज हम लोग फूल के बारे में, यानी फूल के भाग। पिछले कक्षा में हमने आपको दिखाया है ना, फूल के जो है बहुत सारे भाग दिखाए थे, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से है आपको बताया था ना। तो बच्चों, हमारे पुष्प में जो है आपने देखा होगा, चलिए मेरे हाथ में देखिए, एक पीले रंग का फूल है, ये देखो। तो आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे क्या होते हैं? पुष्प होते हैं, है ना।
बहुत सारे जो है पुष्प हमारे आसपास होते हैं। तो ये पुष्प जो है बहुत छोटा है, ये देखिए। इसमें जो है जरा देखते हैं हम कौन कौन से भाग है। तो आपने पुष्प में जो ये हरा सा जो भाग देखा होगा, ये देखिए यहाँ पे जो बाहर की जो हरा सा भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा है, हम जो है इसका हरा भाग ठीक से तोड़ नहीं पा रहे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसकी जो है बाह्य दल कहते हैं। जो पुष्प का जो हरा भाग जो बाहर का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। ओके, अब जो है हमने बाह्य दल की बात किया। अब जो है दल यानी जो हमारे रंगीन जो पंखुड़ियां होते हैं, ये देख रहे हो, ये जो रंगीन जो भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग जो है पेटल्स कहते हैं, इसको हम लोग दल कहते हैं। ये देखो दल। ठीक है, अभी जो है हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देखो पुंकेसर यानी स्टेमन। ये देखो पुष्प के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारी संरचनाएं आपने देखी है, ये देखो। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो ये ऐसे छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं, ये देख रहे हो। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पुंकेसर। यानी बड़ा पुष्प होगा तो आपको जो है आसानी से उसमें साफ साफ दिखाई देगा। ओके, अब जो इसके अंदर ये जो लंबी सी संरचना है ना, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? ये देखिए लंबा सा जो संरचना जिसके अंदर से निकल रहा है, इसको ब्लेड की सहायता से हम लोग और भी तोड़ सकते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये ये जो है मेन भाग होता है, इसके अंदर जो है इसका अंडाशय होता है। ये जो लंबा सा भाग है, ये देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केशर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये हरे रंग का ये भाग को अगर हमने तोड़ दिया तो क्या होगा इसके अंदर? चलिए हम चित्र में आपको सही से दिखाते हैं। ये हमारा है पिस्टिल यानी स्त्री केशर। तो मेरे बच्चों को ये समझना है कि हमारे फूल के जो भाग भाग है, कौन कौन से भाग है? बाह्य दल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। दल जिसको हम लोग पेटल्स कहते हैं। हमारा पुंकेसर यानी स्टेमन, और स्त्री केसर यानी पिस्टिल। तो जो बाह्य दल जो होता है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों? जो हरी पंखुड़ियों को, यानी बाहर आपने देखा ना, इस तरह के हरी हरी बड़े फूल होने से ये आपको बिल्कुल छोटा दिख रहा है ना? तो हरे फूलों में जो बाह्य पंखुड़ियां जो होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। और फिर हमारा जो दल क्या होता है? पेटल्स जिसको कहते हैं। फूल की रंगीन पंखुड़ियों को हम लोग दल कहते हैं। और ये हमें पता है पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है ना? मेरे बच्चे जब भी ये देखते हैं सब आकर्षित हो जाते होंगे। लेकिन कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। अब जो है हमारा पुंकेसर यानी स्टेमन, ये देखो, ये छोटा छोटा जो ऐसा भाग जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। ओके, स्टेमन कहते हैं। ये उसे हिंदी में क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। फिर ये हमारा जो सबसे लंबा भाग जिसमें उसका अंडाशय होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पिस्टिल कहते हैं। ओके, और फूल के ठीक मध्य में कीप जैसी संरचना होती है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो है स्त्री केसर कहते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। अब जरा देख लेते हैं हम। चलिए, ये जो है हम देख रहे हैं, ये देखो, ये क्या है यहाँ पे? ये जो है हमारे फूल की पंखुड़ियां, है ना? हम लोग देख रहे हैं एक फूल है। तो इस फूल में क्या है बच्चों? इस फूल की जो है पत्ती जो होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पेटल कहते हैं। ओके, और ये जो भाग है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दल जो होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और ये देखिए, ये जिसके अंदर का ये जो है, ये हमारा स्टिग्मा और स्टाइल कहते हैं। यानी जो हमारा हमारा पुंकेसर का भाग है, इस भाग को कहते हैं। अब ये देखिए, ये जो
भाग है, ये है हमारा स्त्री केसर, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवरी यानी अंडाशय कहेंगे। ओके, पुष्प की जो है ओवरी यानी अंडाशय जो है ये भाग है। तो मेरे बच्चों को इसमें जो है इतना ही समझना है, क्योंकि आगे के क्लासेस में हम लोग जो है, बड़े क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी जो है आपको क्या करना है, इतनी ही बातें बतानी है कि पुष्प में जो है कौन कौन सी भाग जो है होता है। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से भाग जो है हमारे पुष्प में होता है। ओके, जो रंगीन जो भाग होता है उसको दल कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा सेपल यानी बाह्य दल कहते हैं जिसको हम लोग। और फिर ये हमारा स्टेमन जो है हमारा, क्या कहते हैं इसको, जो है पुंकेसर कहते हैं। ये जो ओवरी का जो भाग है इसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। तो ये जो है हमारी पुष्प की संरचना है। आपको जब भी मौका मिलेगा आप क्या कीजिएगा, पुष्प को लेकर उसकी जो है संरचनाओं को क्या कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, तो आपको पता चलेगा, है ना। अगर आपको गुड़हल सबका फूल मिलता है तो उसमें क्या है, उसमें जो है आपको साफ साफ दिखाई देता है कि कौन सा भाग जो है क्या है और कौन सा भाग जो है उसका क्या कार्य करता है। ओके, इसमें से जो है पुंकेसर कौन सा है, श्रीकेसर कौन सा है, बाह्य दल कौन सा है, दल कौन सा है, उन सबको क्या कीजिएगा आप जो है अपने आप उसको कीजिएगा और हमें बताइएगा। ओके, और आपको जो है बहुत सुंदर सुंदर तरीके से चित्र भी बनाना है और हमें आप दिखाओगे भी। चलो, तैयार हो ना। ओके, वेरी गुड। तो हमने देखा कि हमारे आसपास ये देखिए सरसों का फूल है ना, हमारे आसपास ये देखिए गुलाब का फूल है। तो बहुत सारे रंग बिरंगे फूल जो है हमारे आसपास होते हैं, जो जो क्या कहते हैं हम लोग, जिसको जो है हम लोग पुष्प का सबसे आकर्षित भाग कहते हैं। और फूल से ही फूल का है बच्चों, फूलों से ही जो है फल बनते हैं, है ना। आम की खेत, जब आम की जो खेती होती है तो हम लोग क्या देखते हैं, आम को देखते हो आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें सबसे पहले क्या लगता है, आम लगने से पहले क्या लगता है, इसमें फूल लगते हैं, है ना। तो आम की खेती करने वाले किसान जब कितना खुश होता है, जब आम के पेड़ों में क्या लगता है, ढेर सारे फूल जब लगे होते हैं। तो क्योंकि वो पुष्प ही कौन सा रूप ले लेता है बच्चों, वो पुष्प ही जो है फल का रूप ले लेता है। ओके, तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। चलिए, तो ये आप क्या करोगे, इन सबको आप बनाकर जो है लिख कर आओगे। ओके, अगली क्लास में मेरे सारे बच्चे मुझे दिखाएंगे कि कौन कौन से भाग हैं और उसको क्या क्या कहते हैं, उनका जो है कार्य क्या होता है, ये सब जो है आप मुझे बताओगे। ओके, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये जो है हमारे फूल के भाग है। चलिए, ये हम मिटा दें, ये सबने लिख लिया। ओके, वेरी गुड, मेरे बच्चों ने जो है ये सब लिख चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जो है फूलों की संरचनाओं के बारे में आप अपने आगे के क्लास में क्या करोगे, डिटेल में पढ़ने वाले हो। ओके, तो हमने और क्या देखा इसमें, इसमें देखा कि फूलों से ही क्या बनता है बच्चों, बताइए। मैं सुन रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो, फूलों से फल बनता है। ओके, फिर जो है, फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जब, जैसे कि हमने बताया ना, आम के फूल बाद में क्या होते हैं, वो फूल सब किस रूप में बदल जाते हैं, आम के फल के रूप में, छोटे छोटे आम की जो अंबियां आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इस प्रकार जो है फूल पौधों के वंश वृद्धि के लिए क्या करता है, फल तथा बीज का निर्माण करता है। तो और हमने क्या देखा, ये जो फूल है, फूल क्या करता है, फूल जो है वंश को आगे करता है। तो फूल हमारे वंश वृद्धि यानी फूलों की जो वृद्धि होती है, फूलों की क्या होती है बच्चों, जो वंश की जो वृद्धि करने के लिए फूल क्या करते हैं, बताइए मुझे, जल्दी बताइए। फूल जो है क्या करता है, फूल वंश वृद्धि के लिए, लिख लीजिए मेरे बच्चे सारे। और आप लोग जो है सभी ऐसे ही नहीं बैठोगे, नोटबुक के साथ बैठोगे, टेक्स्ट बुक को खोल के बैठोगे, और जो जो पॉइंट्स आपको बताते हैं सिर्फ सुनना नहीं है, आपको क्या करना है, उन सारे पॉइंट्स को लिखना भी है। तो
वंश वृद्धि के लिए जो हमारा क्या करते हैं पौधे की जो, जैसे कि हमने देखा कि फूलों से क्या बना, फल बना। ओके, तो पौधों की जो वंश वृद्धि के लिए फल तथा किसका निर्माण करते हैं, बताइए, बताइए किसका करते हैं, वेरी गुड, बीज का निर्माण करते हैं। तो फूल क्या करते हैं, वंश वृद्धि के लिए फल तथा बीज का निर्माण करते हैं। और फिर हमने क्या देखा कि जो हमारे फल है, फल जैसे कि आम को अगर आप खाओगे तो उसके अंदर क्या मिलता है आपको, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, बीज मिलता है ना। तो फलों के अंदर क्या होता है, बताइए मुझे, फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं, है ना। फलों के अंदर, लिख लीजिए मेरे बच्चे सारे, ऐसे ही नहीं बैठोगे सारे लिखोगे ये बातें। ओके, जब आप लिखोगे तभी आपको आसानी से याद होगा। तो फलों के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे बेर खाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी गुठलियां होती है ना। जैसे अंगूर खाते हो तो उसके अंदर आप छोटे छोटे बीज देखते होंगे। संतरे को अगर खाते हो तो क्या देखते हो, बीज देखते हो। तो आम को हम लोग गुठली देखते हैं, वो उसका बीज होता है। तो ज्यादातर फलों के अंदर क्या होता है, बीज पाए जाते हैं। ओके, यहां तक हो गया सभी काम। और फल जो है क्या करता है, बीज की रक्षा करता है। जैसे कि हमने देखा आम का जो फल है उसके अंदर गुठली होती है, उसका बीज होता है ना। तो फल क्या करता है, क्योंकि उसकी उसको संरक्षित कर रहा है, तो फल क्या करता है, किसकी रक्षा करता है बच्चों, फल बीज की रक्षा करता है। चलिए यहाँ तक हो गया, मेरे बच्चों ने लिख लिया। लिख लिया तो यस बताइए, नहीं तो नहीं बताइए। और आपको कोई डाउट है तो वो भी पूछिए, हम बताते हैं आपको। चलिए मेरे सारे बच्चे जो देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं आपको। चलिए, तो फल जो है, ओके, फल किस तरह से बीज की रक्षा करता है। ओके, तो मेरे बच्चों को अब ये जानना है कि हमारा जो फल है वो किस तरह से बीज की रक्षा करता है। तो बच्चों, जैसे कि हमने बताया कि जो फल होता है वो कैसा होता है, जैसे जैसे कि हमारा, देखिए हमारे हृदय है ना। हमारे हृदय की जो रक्षा जो है किस तरह से करता है, हमारा ऊपरी शरीर है ना, हमारे कवच के रूप में जो वहां की हड्डियां है वो क्या करता है, हमारा जो हृदय की रक्षा करता है ना। और हमारे जो अंदर की जितने भी आंतरिक अवयव है उन सब की रक्षा हमारी त्वचा करती है, उसके अंदर जितने भी हड्डियां मौजूद है वे सब करते हैं। तो उसी तरह से जो है फल भी क्या करता है, फल भी क्या करता है बच्चों, फल भी जो है बीज की रक्षा करता है। फल क्या करता है, बीज की रक्षा करता है। ओके, तो बीज की रक्षा करने के लिए फल क्या करता है, फल जो है उसके ऊपरी परत होता है ना। ऊपरी परत के अंदर जो उसकी गुठलियां होती है वो सुरक्षित रहता है। अगर हम फल को खाने के बाद अगर आप उसको क्या करोगे, कोई भी मिट्टी में लगा दोगे तो आप देखोगे कुछ समय बाद उसमें से क्या निकलने लगता है, नया पौधा निकलने लगता है। ओके, तो हमें ये बात पता चल गया ना कि फल जो है बीज की रक्षा करता है। और कुछ फलों में जो है एक बीज होते हैं, जैसे कि आम है उसमें जो है कितने बीज होते हैं, यानी एक आम अगर आप खाओगे तो उसको उसमें जो है कितना बीज आपको मिलेगा, एक मिलेगा, है ना, एक गुठली मिलेगा एक आम में, है ना, एक बीज होते हैं। तो कई फलों में जो है क्या होते हैं, एक बीज होते हैं। और कई फलों में कैसे होते हैं, कई फलों में जो है कई बीज पाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर संतरे को खाओ, है ना, तो एक संतरे में जो है आपको बहुत सारी गुठलियां आपको मिलेगा, यानी बहुत सारे बीज उसके मिलेंगे। तो कई फलों में क्या होता है, एक बीज होता है। और कई फलों में जो है कैसा होता है,
बहुत सारे बीज होते हैं, अधिक यानी एक से अधिक बीज होते हैं। और अधिकांश पौधे कैसे उगते हैं? बीज से ही उगते हैं। हमें पता है ना कई पौधे कैसे उगते हैं। हम लोग जो है उसके उसके यानी उसके टहनियों को तोड़ के लगा देते हो। जैसे गुलाब का पौधा सब क्या करते हो आप, उसकी एक टहनी को अगर तोड़ के आप कहीं लगा दो तो आपका नया गुलाब का पौधा मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पेड़ होते हैं वो किस से पाए जाते हैं? बीज के रूप में ही मिलते हैं। यानी बीज लगाकर ही, बीज बोकर ही अधिकांश पेड़ हमें मिलता है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया? ओके, यस तो यस बोलिए। वेरी गुड। तो मेरे बच्चों को ये सारी बातें जो है क्लियर हो गया है। अब हमें क्या देखना है कि किस तरह से जो है पौधों में, हमने जंतुओं में अनुकूलन देखा, देखा है ना कि कैसे कैसे जंतुएं जो है अलग अलग प्रदेशों में पाए जाते हैं। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, पौधों में अनुकूलन देखते हैं। चलिए, यानी आपको हर जगह पर एक ही जैसे पौधे जो है देखने को नहीं मिलता है। हर तरफ कैसा मिलता है? अलग अलग प्रकार के पौधे आपको देखने को मिलते हैं। कुछ जलीय पौधे होते हैं, देखे हैं आपने जलीय पौधों को? देखा है तो बताइए मुझे, मैं देखती हूँ मेरे कितने बच्चों ने देख रखा है। बताइए, हाथ ऊपर कीजिए, मैं देख रही हूँ। पौधों में अनुकूलन। चलिए, तो जैसे हमने देखा, हम लोग जो है हमारे वास स्थान के आधार पर जैसे हमारा अनुकूलन होता है, वैसे ही क्या होता है, पौधों में भी अनुकूलन होता है। कई जलीय पौधे होते हैं, है ना, अलग अलग स्थानों पे रहने वाले पौधे होते हैं। पहले जरा हम चित्र देख ले। चलिए, ये देखिए। अब देखिए जलीय पौधे, ये देख रहे हो, ये देखो कमल का फूल है ना, जलकुंभी है। ये सब जो है कहाँ पे रहते हैं? जल में रहते हैं। तो कई जो फूल होते हैं, कई पौधे जो होते हैं, वे कहाँ पे रहते हैं बच्चों? वे जो है जल में रहते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कैसे पौधे कहते हैं? जलीय पौधे कहते हैं। ये देखो, है ना, जलीय पौधे जो क्या होता है, जो जल में रहते हैं। आपने देखा होगा ना ऐसे सुंदर सुंदर फूलों को, है ना, जो जल में रहते हैं, जैसे कि कमल है, कुमुदनी है, जलकुंभी है। ये सब जो है जल में रहने वाले जलीय पौधे होते हैं। ओके, और जल में ही ये देखने को मिलते हैं। और कई जो है मरुस्थल में पाए जाते हैं, है ना, मरुस्थलीय पौधे आपने देखे होंगे, जिसमें जो कैक्टस सब जिसको हम लोग कहते हैं, जो क्या होते हैं, जैसे कि हमारे नागफनी के पौधे है, सतवार है ना, सतावर है। ये सब की पत्तियां काटीली होती है ना। हम अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि ऐसे पौधे जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? हमें मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और कई पौधे जो है हमें कैसे प्रदेशों में पाए जाते हैं? पहाड़ों पर मिलता है ना। पर्वतीय क्षेत्रों में कई प्रकार के अलग पौधे हमें मिलते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। देखो, इस तरह के कोणाकार के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब बर्फ सब जब गिरती है, ऐसे प्रदेश बहुत ठंडी होती है ना, बहुत ठंडी प्रदेश होती है। जब इसमें जो है इसके ऊपर बर्फ अगर गिर गया तो ये कोणाकार के होते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर से क्या होगा, बर्फ सब जो है सीधा उतरता हुआ नीचे तक आ जाएगा, है ना। तो उसके अनुसार क्या होता है, उनमें अनुकूलन होता है। तो हमने पहले, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं? जलीय पौधों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। हम लोग पहले बताते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट्स को लिखिए। ओके, हम लोग लिखेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम बताएंगे तभी आप लिखोगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, जलीय पौधे कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, चलिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, आपके मन में वही बात आ रहा है ना जो मैं सोच रही हूँ। ओके, क्या बोल रहे हो आप? जलीय पौधे वे पौधे होते हैं जो पानी में या फिर बहुत ज्यादा नम इलाकों में उगते हैं, है ना। ये पौधे जलीय पर्यावरण में रहने और विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। यानी इनमें ऐसा अनुकूलन होता है कि ये क्या करते हैं, ये जल में रह सकते हैं,
अगर हम लोग थोड़े समय जल में उतर जाए या फिर आप हम लोग थोड़े समय कपड़े धोए या फिर जल में बहुत देर तक काम करते रहे, तो हम लोग क्या देखते हैं, हमारा जो हाथ है, हाथ की जो त्वचा है, या फिर जिस जगह पर भी हम लोग बहुत समय पर जिस स्थान पे भी रुके हुए हैं, चाहे हमारा पैर हो, हाथ हो, सब ऐसे झुर्रियांदार हो जाते है ना, सिकुड़ जाता है। कभी ध्यान दिया है आपने? ओके, यस, ध्यान दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जो है जलीय पौधे कैसे होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे कमल, है ना, कमल, फिर जो है हमारा कुमुदिनी है, फिर हमारा जलकुंभी है, ये सब पौधे जो जल में रहते हैं, तालाब में पाए जाते हैं। इनके तने कैसे होते हैं, देख रहे हो, इस तरह के लंबे लंबे होते हैं, इनमें पतले होते हैं और मुलायम होते हैं, काफी हल्के होते हैं। इनमें क्या भरी होती है, इनमें जो है वायु भरी होती है, और उसी के कारण ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं और मुलायम होते हैं। इसी वजह से, है ना, इन सबको जरा छू कर देखिएगा, बहुत हल्के होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये जो है पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, है ना। इनकी पत्तियां कैसी होती है, पत्तियां जो है हरी रंग की होती है और चपटी होती है। इनकी सतह को अगर आप छू कर देखो, निचले भाग को जब आप छू कर देखो, तो बहुत ही चिकनी होती है, जिस कारण क्या होता है, इन पर पानी नहीं रुकता है और वे सड़ते नहीं है। अगर बिना कोई जलीय पौधों को अगर आप पानी में डाल के देखो तो क्या होगा, 2 दिन में ही वो पौधा सड़ जाएगा। लेकिन ये पौधे जो है जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें जो है सही अनुकूलन होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग जो लिख रहे हैं, तो जलीय पौधों के बारे में मेरे बच्चों को पता चल गया ना, कि किस तरह के पौधे होते हैं, पौधों में अनुकूलन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, जलीय पौधे। अब जो है इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, आप मेरे साथ साथ लिखिएगा। जलीय पौधे, चलिए, तो जलीय पौधे जो होते हैं, सबसे पहले आप उदाहरण दे सकते हो, है ना। कौन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए, जो जलीय पौधों के उदाहरण दीजिए, या जलीय पौधों के 2 उदाहरण दीजिए, 3 उदाहरण दीजिए, या फिर कुछ उदाहरण दीजिए, तो आप किस किस का नाम लिख सकते हो, कमल, है ना, फिर जो है कमल लिख सकते हो, और भी जलीय पौधे जो आपको पता है वो आप लिख सकते हो। ओके, फिर जो है हमारा कुमुदनी है, फिर हमारा जलकुंभी है। ये सब जो है आप लोग किसमें उदाहरण लिख सकते हो, जलीय पौधों के उदाहरण जब पूछते हैं, तो आप जो है इन सब के उदाहरण लिख सकते हैं। ये सब कैसे पौधे हैं बच्चों, ये सब जो है जलीय पौधे हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तालाब में पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषताएं जरा लिखते हैं, इनकी विशेषताएं लिखे हम लोग। अब इनके तने कैसे होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मेरे बच्चे जो है इसको पूरा विस्तार से लिखिएगा। अभी आप समझ लीजिए, इनके तने जो है लंबे होते हैं। लिखिए जल्दी से, तने कैसे होते हैं बच्चों, लंबे होते हैं, फिर बहुत ही पतले होते हैं, है ना, पतले। कभी भी जलीय पौधों को जब आप देखिए, तो आप जरा देख कर देखिएगा कि क्या क्या विशेषताएं हैं, जो जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं। ओके, तो लंबे होते हैं इनके तने, तने कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं और मुलायम होते हैं, मुलायम व हल्के होते हैं। ओके, चलिए, सभी ने लिख लिया, जिन लोग जो बिना नोटबुक के बैठे हैं, जल्दी से नोटबुक निकाल के लिखना शुरू कर दीजिए। मैं देख रही हूँ मेरे कौन कौन से बच्चे नहीं लिख रहे हैं। चलिए, सब बच्चे लिखेंगे और मुझे नोटबुक दिखाएंगे अगले क्लास में कि आपने कितना लिखा है। ओके, तो इनकी तने जो है लंबे, पतले, मुलायम और कैसे होते हैं, वह हल्के होते हैं। चलिए, और उनमें क्या भरा होता है, उन पौधों में क्या भरा होता है, वायु भरी होती है, इसीलिए क्या होते हैं, वे हल्के होते हैं। वायु भरी होती है। ओके, उनमें क्या भरा होता है, वायु भरी होती है। और वायु भरी होने के कारण ये कैसे होते हैं बताइए, ये हल्के
फिर कैसे होते हैं? मुलायम। क्योंकि वायु भरे होने की वजह से ही ये हल्के होते हैं और मुलायम होते हैं। और फिर ये क्या करते रहते हैं जलीय पौधे? बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये क्या करते हैं? पानी में तैरते हैं। क्योंकि काफी हल्के होते, हल्के होने से हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी में तैर सकते हैं, है ना। हल्के होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं? पानी में तैरते हैं। तो वायु भरी होती है जिस वजह से काफी हल्की होती है, मुलायम होती है। और जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? ये जो है पानी में तैरते रहते हैं। और अब हम लोग इनकी पत्तियों की बात करते हैं। पत्तियां कैसे होती है? तो हमने तनों के बारे में अभी देखा कि किस किस तरह के उसमें होती है ना, क्या क्या विशेषताएं होती है। सबने लिख लिया? ओके, सबने लिख लिया है, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे, सारे बच्चे इस तरह से लिखते रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने तनों के बारे में बात कर लिया है और हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके पत्तियों के बारे में बात करेंगे। और मेरे सारे बच्चे पुष्प की संरचना, यानी पुष्प की जो संरचना है वो आप बना कर आओगे। अगले क्लास में सारे बच्चे मुझे दिखाएंगे। तो हम लोग हमारे अगले कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।